अब सही है। ओके, स्टार्ट करते हैं शेयरिंग। तो many of the works shown in the Salon de Refuses were unabashedly experimental in subject and in style, thus provoked considerable public mockery and critical doubt. James McNeill Whistler's Girl in White, for instance, and Manet's Luncheon on the Grass attracted lots of viewers, many of whom shook their heads at the painting's scumbled surfaces, roughly finished forms, and brash nudity. तो उनकी न्यूडिटी की वजह से इन पेंटिंग्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। ऐसा तो था नहीं कि पहले पेंटिंग्स में न्यूड्स नहीं पेंट किए गए थे। माइकल एंजेलो के आप चैपल, वो सिस्टीन चैपल का पूरा सीलिंग देखिए, उसमें क्या न्यूड्स नहीं है, लेकिन वहां पर वो सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये सारे फिगर्स जो थे एज एन ऑब्जेक्ट पेंट किए गए। दूसरी चीज जो ल्यूमिनोसिटी थी, जो चमक थी आर्टिस्ट की, जिसके लिए पहले तो उनको क्रिटिसाइज किया गया और बाद में इनको अप्रिशिएट किया गया। और इसी के साथ में, इस कंडमेशन के साथ में उनको धीरे धीरे करके एक्लेमेशन भी मिलने लगा। और कुछ क्रिटिक्स ऐसे थे जिन्होंने आर्टिस्ट के आर्ट वर्क्स को वैल्यू करना शुरू किया, जिसमें से थॉर बर्जर थे, जिन्होंने लिखा कि माने जो है वो मैजिशियन है और उसकी ल्यूमिनोसिटी जो है पेंटिंग्स में वो जबरदस्त है और उसको अप्रेज किया जाना चाहिए। इसी तरह से बॉडलेयर ने कहा कि उसने एक लेटर लिखा माने को 1865 में, जबकि वो उसके बहुत डार्क डेज थे और उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता था। उस वक्त उनको एक लेटर लिख, माने का जो एक पेंटिंग थी लंचन ऑन द ग्रास और दूसरी पेंटिंग ओलंपिया, उन दोनों को ही जबकि रिजेक्ट कर दिया गया था और उसके बाद सैलून डे रिफ्यूजेस में उनको जब डिस्प्ले किया गया तो उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। लेकिन एमिल जोला जो थे, उन्होंने उनको कहा कि माने जो है वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और उनकी जो पेंटिंग है ओलंपिया वो मास्टरपीस है। उन्होंने 1866 में लिखा कि अगर हम ये सारे, मेरे पास में अगर इतना मनी होता तो मैं इनके सारे ये आर्ट वर्क्स जो है बाय करके रख लेता, क्योंकि मुझको मालूम है कि विद इन 15 और 20 ईयर्स इनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। और इसके साथ में ये भी उन्होंने कहा कि जब वीनस को आर्टिस्ट पेंट करता है तो दैट ही इज नॉट टेलिंग ट्रूथ। वो नेचर को जब कॉपी कर रहा होता है तो वो वही बताना चाहता है जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, तो वही देता है बना करके। और इस तरह से वो एक तरह से झूठ बोलता है। लेकिन माने ने अपने आप से कहा कि मैं झूठ क्यों बोलूं, और उन्होंने जो भी अपनी पेंटिंग में डिपिक्ट किया है दैट इज द ट्रुथ, और इसलिए ओलंपिया मास्टरपीस है और इसके लिए उन्होंने उसको एक्लेम किया। और दिस इज सनराइज, संडे आफ्टरनून। सनराइज, ये हाँ हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, ये पेंटिंग और ये तो फिर बाद में आती है बेदर्स और बाद में आती है गॉकिन। ये पेंटिंग में और ये पेंटिंग में कुछ सिमिलैरिटी आपको समझ में आती है क्या? इम्प्रेशनिज्म, इसका भी नाम सनराइज है और उस पेंटिंग का भी नाम सनराइज है। और सनराइज से भी पहले ट्रेन एंड स्पीड की ये जो पेंटिंग है, क्या इसमें ट्रेन पूरी तरह से पेंटेड है या सिर्फ इम्प्रेशन है? सिर्फ इम्प्रेशन है। सिर्फ इम्प्रेशन, और यहाँ भी सिर्फ इम्प्रेशन है। यस मैम। और याद करो पोम्पई की वो पेंटिंग जो मैंने एक वॉल पेंटिंग दिखाई थी। यस मैम। वो भी तो इम्प्रेशनिस्टिक है। हाँ यस मैम, उसमें भी इम्प्रेशन था, वॉल की पेंटिंग थी। यस मैम। तो इस तरह से हम इम्प्रेशनिज्म को कौन कौन सी पेंटिंग से रिलेट कर सकते हैं, और अगर हमें कहीं उसको साइट करना है तो हम कहाँ कहाँ साइट कर सकते हैं और कैसे पिकअप कर सकते हैं, आप अपने रिसर्च वर्क में ये याद रखेंगे आप। जी मैम। इसलिए इन पेंटिंग्स को देखना और समझना जरूरी है। सिर्फ इम्प्रेशनिज्म ही नहीं है, जितना भी है ये आपका, इसके पहले जो आपका क्लासिज्म है, न्यू क्लासिज्म है, रोमांटिसिज्म है,
ये पहली बार नहीं बनाया गया कोई भी चीज, इसको इसके रूट्स कहाँ थे, इसको कैसे काम किया गया, और आज ये हमारे आर्ट वर्क को, जो हमारे मतलब ऐसा नहीं है कि ये वेस्टर्न आर्ट वर्क है तो ये इंडियन आर्ट वर्क्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही है, ये हमको ढूंढना आना चाहिए। ठीक है। यस मैम। एंड देन कम्स जो क्रिटिक कास्टेग्नरे थे, इन्होंने रियलाइज किया कि इम्प्रेशनिज्म जो है दैट इज इम्प्रेशनिज्म जो है दैट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कॉर्बेज रियलिज्म। कॉर्बे का जो रियलिज्म है उसको एक्सटेंशन है उसका, और इसको न्यू टेरिटरी में लेकर के गया है। He recognized that the lack of finish on impressionist paintings were an attempt to render the sensation produced by a landscape. उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग में फिनिशिंग नहीं करते हैं वो इसलिए नहीं है कि हमको पेंटिंग को फिनिश नहीं करना है, दैट इज अटेम्प्ट टू रेंडर द सेंसेशन। और ये वही बात आ गई जो हम लोगों ने कल एक वीडियो देखा था कि क्या बना है वो जरूरी नहीं है, उसे देखकर हमें फील क्या हो रहा है वो जरूरी, वो इम्पोर्टेंट है ना। यस मैम। तो व्हाट ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैमथ रैबिट जैसा दिख रहा है या उसके पास में स्क्विरल जैसा एक हॉर्न है या एक स्क्विरल है जिसके ऊपर हॉर्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमें देख करके फील हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे सेंसेशंस को इवोक करने की बात थी, इमोटिव अटेम्प्ट था, attempt to render the sensation produced by a landscape rather than the landscape, one of the basic concerns of the modernist painting। और यही जो आज का आधुनिक चित्रकला है इसका बेसिक थॉट यही। आजकल एक नया फैशन चला हुआ है 3D आर्ट का, जिसमें बिल्कुल फोटोग्राफिकली फिनिश कर देते हैं पेंटिंग को और उसको देखकर सब लोग वाह वाह करते हैं, पर उसमें एक चीज कुछ कम है, वो है क्या कम है, बताओ क्या कम है। क्या कम है बताओ। नहीं बता पाओगे? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, यहाँ नेटवर्क लग थोड़ा तो आवाज नहीं आ रही थी। मैं ये कह रही हूँ कि आजकल एक फैशन है जिसमें सारे लोग बहुत, जिसमें एक मतलब लगातार एक फ्लो की तरह आ रही हैं पेंटिंग्स या आर्ट वर्क्स आते हैं जो रियलिस्टिक, हाँ नहीं रियलिस्टिक 3D आर्ट बनाते हैं, बिल्कुल मतलब रियलिस्टिकली फिनिश करते हैं आर्ट वर्क को, और बहुत सुंदर होता है वो, और एक फोटो साथ में होता है और उसके साथ में पेंटिंग होती है। ये देखिए हमने फोटो को एग्जैक्टली उसी की तरह से कॉपी कर दिया है, या फिर पेंटिंग इतनी ज्यादा अच्छी बनी होती है कि उसको देख करके ये जानना मुश्किल होता है कि ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है या ये पेंटिंग है। लेकिन उसमें एक चीज कुछ कम होती है, क्या कम होता है? मैम खुद का एक्सप्रेशन। बिल्कुल, एक्सप्रेशन कम होता है, और जुड़ते हम उसी चीज से हैं जहाँ एक्सप्रेशन होता है। जो चीज सुंदर होती है उसकी तारीफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जुड़ते उसी चीज से हैं जिससे हम जुड़ पाते हैं। और जुड़ते कैसे हैं? इमोशन से, इमोशन। यस मैम। है ना। In the late 19th and early 20th centuries, many critics continued to grapple with the newness of the generation of artists inspired by Impressionism. अब इंस्पिरेशनिज्म के बाद में बहुत सारे और नए आर्ट फॉर्म्स शुरू हो गए पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के अंतर्गत, जिनको हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, बिंदुवाद, सिंबोलिज्म, फॉविज्म, ये सारा हम लोगों ने देखा था। So the work of post-impressionist painter Paul Cézanne made the avant-garde problem
become even more explicit to critiques as the British critic Roger Fry eloquent analysis and defense of Cézanne, a study of his development of his painting made clear. अब क्या हुआ कि जो 20th सेंचुरी के और 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के जो क्रिटिक्स थे, उनको तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जो नए नए आर्ट फॉर्म्स लगातार आ रहे थे, उनको वो कैसे डिफाइन करें, किस कैटेगरी में रखें और कैसे उनको जस्टिफाई करें, क्योंकि वो खुद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी समय में पॉल सेज़ान का जो आर्ट वर्क वो और भी ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, जिसको उनको एक्सप्लेन करना था, उन्हें नहीं समझ में आया। As the British critic Roger Fry's eloquent analysis and defense in Cézanne, और सेज़ान के डिफेंस में आगे आने वाले क्रिटिक थे, he was British and his name was Roger Fry। हम लोगों ने इनका नाम पढ़ा है, रोजर फ्राई और क्लीव बेल का नाम हम लोगों ने पढ़ा है एस्थेटिक्स में। उन्होंने सेज़ान के जो आर्ट वर्क्स थे उनको डिफेंस किया और उनका एक ऐसे लिखा, स्टडी ऑफ हिज डेवलपमेंट। सेज़ान के ऊपर ये एक ऐसे लिखा गया है, स्टडी ऑफ हिज डेवलपमेंट इन 1927, ताकि वो उनकी पेंटिंग्स को और ज्यादा अच्छी तरह से समझ सके। Fry, who gave post-impressionism its name, regarded Cézanne as the founder of a new modernist aesthetic। फ्राई ने ही, रोजर फ्राई ने पोस्ट इम्प्रेशनिज्म को नाम दिया। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का उत्तर प्रभाववाद का नाम देने वाले क्रिटिक रोजर फ्राई ही थे, और उन्होंने ही सेज़ान को कहा कि वो मॉडर्निस्ट हैं और एस्थेटिक हैं। अ न्यू फॉर्मलिज्म, फॉर्मलिज्म का मतलब समझते हो? फॉर्मलिज्म में आर्टिस्ट फॉर्म्स पर जो है कंसंट्रेट करना शुरू कर देता है। तो एक बहुत जनरल सी, बहुत साधारण सी बात ये समझ लो फॉर्मलिज्म के बारे में। तो फाउंडर ऑफ अ न्यू मॉडर्निस्ट एस्थेटिक, अ न्यू फॉर्मलिज्म इन विच एज ही रोट इन विजन एंड डिजाइन। रोजर फ्राई ने अपना जो वर्क है, उनके जो वर्क ऑथर किया है उन्होंने, विजन एंड डिजाइन इन 1920, उसमें उन्होंने लिखा प्लास्टिसिटी हैज बिकम ऑल इम्पोर्टेंट। और अब जो है प्लास्टिसिटी का मतलब दृश्य तत्व अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ऐसा मैंने पहले भी उस दिन बताया था कि एक बार फिर से ऑब्जेक्ट्स जो हैं अपना भार ग्रहण करने लगे हैं वापस, एंड इन विच ऑल इज रिड्यूस टू द प्यूरेस्ट टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। और फिर से डिजाइन के स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया जाने शुरू हो गया है पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्ट वर्क्स में। इम्प्रेशनिस्ट ने ये सारी चीजें डिस्कार्ड कर दी थी। Fry organized the first extensive exhibition of post-impressionist art in England, making it clear that curatorial courage can be critically decisive. और Fry was the first one who curated the exhibition of post-impressionist artists in England. और सबसे बड़ी बात यह है जो हम लोगों को याद रखनी होगी कि उन्होंने ये कहा कि राइटिंग जरूरी नहीं है। अगर हम आर्ट वर्क्स को क्यूरेट करते हैं और एग्जीबिशंस क्यूरेट करते हैं, तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग इज क्लियरली नॉट द ओनली मींस टू बी एन ओपन आर्ट क्रिटिक। आर्ट क्रिटिक होने के लिए लिखना ही नहीं जरूरी है, हम क्यूरेट कर सकते हैं और आर्ट एप्रिसिएशन उसके थ्रू भी हो सकता है। और यहाँ से आर्ट एग्जीबिशंस को क्यूरेट करने का एक प्रोसेस शुरू होता है। क्यूरेशन समझते हैं? आर्ट क्यूरेटर, ये वर्ड आपने टर्म सुना होगा। यस मैम, सुना है, पर मुझे समझ नहीं आता है सच में। नहीं आता है? नहीं मैम, आप एक बार क्लियर समझा दीजिए। समझाए? या कुछ ऐसा हो सकता है यस कि मैम। आप इसको सर्च करें? आपके पास गूगल है? यस मैम। एक्चुअली क्यूरेटर का मीन्स क्या होता है? क्यूरेटर वर्ड क्या है, उसका क्या मतलब? बता। मैडम नाम तो सुना है कई बार। क्यूरेटर होता है देख रेख करने वाला। देख रेख करने वाला क्यूरेटर होता है?
मतलब ये है कि क्यूरेटर कहते हैं ना। हाँ, हाँ। एक मिनट। हाँ। पापा जी, पापा जी, क्यूरेटर माने क्या होता है? ऐसे क्यूरेटर पूछेंगे ये तो चीटिंग है। नहीं, वो बोलते रहते हैं ना कि आज हमारे क्यूरेटर की नौक वो हुई, तो मैं पूछ लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। यही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे पूछ के बताएंगे, ये तो चीटिंग है भाई। नहीं, आप कहते हैं गूगल पे सर्च कर लो, गूगल नहीं, सामने है ना मेरे पापा। हमसे पूछ रहे हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर, क्यूरेटर कौन होता है? क्यूरेटर, हाँ हाँ, संग्रहालय अध्यक्ष को कहते हैं। संग्रहालय अध्यक्ष को कहते हैं। हाँ मैडम, अध्यक्ष को कहते हैं। छोटे छोटे म्यूजियम जो होते हैं, हाँ हाँ, उनमें क्यूरेटर रखे जाते हैं। क्या होते हैं, उसका महत्व क्या होता है? संग्रहालय अध्यक्ष होता है, पूरा कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है क्यूरेटर है। हाँ, छोटे छोटे संग्रहालय। हाँ, छोटे छोटे संग्रहालय वो, बड़े संग्रहालय में नहीं होता। हाँ हाँ, सुन ली मैडम। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, क्यूरेटर, डिप्टी क्यूरेटर, असिस्टेंट क्यूरेटर। मैं सोचा रिकॉर्ड हो गई। आप बताओ, बताओ, इतना सब कुछ आपको पता था और आप इतने दिन से नहीं जानते थे और कह रहे थे कि पता नहीं क्या होता है। एक्चुअली क्यूरेटर वो होता है जो कलेक्ट करता है, ना सिर्फ कलेक्ट करता है। आजकल जो डिक्शनरी मीनिंग है क्यूरेटर का, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है काम। ना सिर्फ वो कलेक्ट करता है, ना सिर्फ वो कीपिंग करता है, इसको कहते हैं ना कीपिंग, लाइक केयरिंग, कलेक्शन, रखना, सिर्फ उतना ही नहीं करता है, बल्कि वो उस जो एक ग्रुप है पेंटिंग्स का, जो हमारे पास में नंबर है जिसको वो कलेक्ट कर रहा है, उनके डिस्प्ले के समय वो उनको बकायदा उस राइटअप्स भी उनके तैयार करता है और प्रेस ब्रीफिंग भी करता है। पूरी एग्जीबिशन को, कलेक्शन को डिस्प्ले में देने के साथ साथ, पब्लिक डिस्प्ले के साथ साथ, उसका जो राइटअप डिस्प्ले है वो भी करता है। डिस्प्ले का मतलब कहना चाहिए कि जो हम सब जगह अपने राइटअप्स पहुंचाते हैं एज अ कैटलॉग और एज अ कन्वर्सेशन, या जो भी चीज है हमारा इन राइटिंग, आर्ट एप्रिसिएशन, मतलब हमारे जो आर्ट वर्क्स उसमें डिस्प्ले हो रहे हैं हमारी पेंटिंग में, वो सारी चीज के बारे में जो भी राइटअप है, जो भी तैयारी है, वो सारा चीज आर्ट क्यूरेटर का ही जिम्मा होता है। तो वो थोड़ा सा आजकल से जो ये डिक्शनरी का मीनिंग है उससे थोड़ा फर्क गया। लाइक जब हम कहेंगे कि हमारी आर्ट क्यूरेटर है ना, तो उसका मतलब ये हो गया कि शी इज टेकिंग केयर ऑफ माय एग्जीबिशन ऑन द होल। ठीक। यस मैम, मुझे भी यही एक सीमित तौर पे ही पता था कि वो केयर करते हैं, लेकिन और भी जगह सुना था कि और भी काम होते हैं, वही मुझे क्लियर नहीं था, आज क्लियर हो गया। थैंक यू मैम। आप एग्जीबिशंस करना शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें खुद ब खुद सामने आ जाएंगी प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं फिर। Another early advocate of modernism, the German critic Julius Meyer Graf, described Cézanne's painting in 1904 in modern art being a contribution to a new system of aesthetics. As a mosaic pictures, amazing in their vigorous contrast of color, which may be compared to a kind of kaleidoscope, and noted that the effects he produced are primitive. कल मुझे देवेंद्र ने पूछा था कि पैब्लो पिकासो को आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी वापस प्रिमिटिव आर्ट की तरफ जाने की। यहाँ पर देखो ये वर्ड आ गया कि कैसे क्या उनको डिस्क्राइब किया गया सेज़ा के आर्ट वर्क्स को, कि जो भी उन्होंने आर्ट फॉर्म्स क्रिएट किए हैं दे आर वेरी नियर टू प्रिमिटिव आर्ट फॉर्म्स। इसके साथ उन्होंने कहा कि दे आर लाइक मोज़ैक पिक्चर्स, और उनका जो कंट्रास्ट है, अमेजिंग कंट्रास्ट ऑफ कलर्स, और जिसको एक तरह से कैलेडोस्कोपिक कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे कलर्स उन्होंने यूज किए हैं। लेकिन सेज़ा की सबसे ज्यादा खूबसूरती जो थी वो इस बात पे थी, और सेज़ा का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो ये था लोकल कलर को यूज करना, जिसको इम्प्रेशनिस्ट ने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया।
उनकी जो एप्पल्स की पेंटिंग है वो इसीलिए मास्टरपीस है, क्योंकि उस समय में जब कि सिर्फ इम्प्रेशंस की बात की जा रही थी, सेज़ा ने कलर्स को डिस्कार्ड करते हुए ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म है उसको क्रिएट करने की कोशिश की। ऑब्जेक्ट के फॉर्म को क्रिएट करने के लिए उसने उसमें जो मास क्रिएट करने की कोशिश की, जो उसका एक्चुअल मास होना चाहिए। सेब है तो सेब का ठोसपन उसमें होना चाहिए, ये उनका अचीवमेंट था। और उसके साथ साथ लोकल कलर्स भी उनका इफेक्ट जो है वो भी उन्होंने क्रिएट किया, और ये जरूरी था, यही उनका अचीवमेंट था। So Fry made the same point, noting in vision and design that Cézanne's new kind of painting reduced the artistic vision to a continuous patchwork or mosaic of colored patches without architectural framework or structural coherence, which nonetheless conveyed the totality of appearance. और फ्राई ने भी यही बात कंफर्म की कि एक तरह से उन्होंने मोज़ैक्स क्रिएट किए हैं कलर्ड पैचेस के, जिसमें आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क नहीं है लेकिन स्ट्रक्चरल कोहेरेंस है, और इस तरह से वो टोटलिटी ऑफ अपीयरेंस को जस्टिफाई करते हैं। टोटलिटी ऑफ अपीयरेंस का मतलब समझे, संपूर्णता में जो चीज हमें दिख रही है, अगर हम उसे टुकड़ा टुकड़ा अलग अलग देखेंगे तो विल नॉट बी जस्टिफाइड। संपूर्णता में हमें जो चीज दिख रही है, दैट इज। बोथ फ्राई एंड हिज fellow Bloomsbury figure Cleve Bell came to the conclusion that it was abstract. और इस तरह से ये पता चला कि उन्होंने ये कहा कि ये abstract आर्ट वर्क है। Formal elements that counted most, that alone were essential so that a painting no longer had to represent an object or figure. और इस तरह से पेंटिंग्स में ऑब्जेक्ट और फिगर्स को जब रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही खत्म हो गई तो फिर पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट हो गई। फॉर्मल एलिमेंट्स को हम धीरे धीरे करके रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ये उनका कहना था। एंड ये सेज़ान की पेंटिंग है कार्ड प्लेस। हम लोग अभी जिस बारे में बात कर रहे थे, अभी हम लोगों ने सेज़ान की पेंटिंग, इतनी सारी बातें की उनके पेंटिंग के बारे में, इसके बारे में कुछ बताओगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इम्प्रेशनिस्ट ने जो ग्रे टोन्स को बिल्कुल ब्राउन और ग्रे टोन्स छोड़ दिए थे, सेज़ान ने वो टोन्स फिर से अपनी पेंटिंग्स में अप्लाई किए। कुछ कॉमन लोग हैं, प्लेइंग कार्ड्स, टेबल का वेट जितना होना चाहिए, ह्यूमन फॉर्म का वेट जितना होना चाहिए, दैट इज देयर। और उसके साथ साथ लोकल कलर्स आर देयर। सी, कोई भी चीज है ना, लेकिन यहाँ पर कहीं हमको एब्स्ट्रैक्शन की शुरुआत मिल जाती है। अगर हम नियो क्लासिज्म और क्लासिज्म और फिर रियलिज्म और रोमांटिसिज्म, ये सारी पेंटिंग्स देखें और उसके बाद में अचानक से इम्प्रेशनिज्म देखें, तो इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग्स तो हमें एब्स्ट्रैक्ट ही लगेंगी ना। और एब्स्ट्रैक्शन के बाद में, वो इम्प्रेशनिज्म के बाद में पॉइंटिलिज्म देखें, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में आ गया जैसे ही, तो हमको जो बेदर्स जो हम लोगों ने पेंटिंग देखी वो तो एकदम ही एब्स्ट्रैक्ट लगेगी, उसमें तो कुछ भी फॉर्म क्लियर नहीं थे। लेकिन यहाँ पर तो पूरे फॉर्म क्लियर है और स्ट्रक्चर की तरफ से फिर से ध्यान दिया जाने लगा है। और इसके बाद में हम देखते हैं ये वाली पेंटिंग, बेदर्स बाय सेज़ा, ग्रेट बेदर्स। और ये फेमस पेंटिंग उनकी एप्पल। ये क्यों इतनी फेमस है, इसको पास से देखो तो ज्यादा समझ में आएगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है एप्पल का, इसमें तो एप्पल्स बिल्कुल भी वैसे नहीं है क्या? कहीं से भी हैं? मगर फिर भी एप्पल्स हैं। और ये उनका एक आर्ट वर्क
एन रूट करके है, कुछ नाम इसका है जिसको, बट हाँ, रूसो के एक आर्टवर्क के बारे में हमने कल कहा था कि ये आर्टवर्क देखो, द स्लीपिंग जिप्सी। इसको ध्यान से देखो, जिप्सी को देखो, ये इसके जो कलर्स हैं, ये इसके साथ साथ रखा हुआ है ये मैंडोलियन इनका, और ये स्टिल लाइफ है ना। इस पेंटिंग का रिलेवेंस बता सकते हो? रूसो को प्रिमिटिव आर्टिस्ट ही कहा जाता है, वो अपनी नेव पेंटिंग की वजह से ही जाने जाते हैं। तो इसका कुछ रेलेवेंस बता सकते हो कि ये पेंटिंग मैंने क्यों दिखाई है यहाँ पर? हेलो, हाँ मैम, मैं कह रही हूँ इस पेंटिंग का कुछ रेलेवेंस बता सकते हो? मैम इसका ये मैंने एक ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नहीं, तो वो पहले देखने तो विचार विमर्श कर लूं मैडम पहले। आराम से। एक शेर है और ये आराम से सो रहा है, ठीक है, निसंकोच, वीणा वादक उसके लगी हुई है। नहीं है, मैडम एक नदी किनारे। द स्लीपिंग जिप्सी, ये बहुत फेमस पेंटिंग है रूसो की। हेनरी रूसो को प्रिमिटिव आर्टिस्ट ही कहा जाता है, और पेंटिंग में ये जो कलर्स की स्ट्रिप्स हैं, ये स्ट्राइप्स आप देख रहे हैं, ये जो फॉर्म्स हैं, जिस तरह से ये डिविजन्स किए गए हैं, और ये स्टिल लाइफ, ये मैंडोलियन और ये स्टिल लाइफ, ये बाद की क्यूबिस्ट पेंटिंग्स में एक बार नहीं बार बार आया है। और जिस तरह से ये डिपिक्शन किया गया है लेयर्स का, है ना, ये कपड़े की लेयर्स का जो ये डिपिक्शन है, ये कहीं क्यूबिस्ट फॉर्मलिज्म में बार बार, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दिस इज बाय हेनरी रूसो, और उनको प्रिमिटिव आर्टिस्ट ही कहा जाता है। नाबीज का नाम आपने सुना होगा ना? किसका? नाबी, नाबी समूह। नाभि समूह। यस मैम, सुना है। So this is the artwork by Henry Russo. और ये मैटिस के बाद मैटिस की है The Desert Harmony in Red. हेनरी मैटिस को गॉगिन के पेंटिंग्स ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। गॉगिन की जो पेंटिंग्स हम लोगों ने लास्ट अभी कुछ स्लाइड्स में देखी हैं, अगर हम लोग उनको याद करें तो हमें ये इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है, और उन्होंने उन्हीं की तरह से ही वायलेंट कलर्स को, वाइब्रेंट कलर्स को अपनी पेंटिंग्स में लगाने की कोशिश की थी, और बोल्ड डिस्टॉर्शन को भी फॉलो किया। और 1905 में उन्होंने अपने इस तरह से बनाए हुए पेंटिंग्स को जब एग्जिबिट किया तो उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था। उनको ये भी कहा गया कि ही इज पेंटिंग लाइक फॉग, यानी कि बीस्ट, जंगली, और यही उनका बाद में उन्होंने इसी वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया। क्रिटिक लुइस वॉक्सी ने उनको ये वर्ड कहा था, ये कॉइन किया था ये वर्ड। और क्रिटिक लुइस वॉक्सी ने कहा
उनकी पेंटिंग को देख करके फॉव कहा, सपाट रंग वाली, बचकानी, सादगी से बनाई गई, विकृतियों से भरपूर, और उन्होंने कहा कि ये उपहास का पात्र है, इसका मजाक बनाना है। और इसी तरह से उनको उनकी खूब हंसी बनाई गई। जैसा कि हम लोग इस पेंटिंग में देख सकते हैं, अगर हम इस पेंटिंग को ध्यान से देखें तो वी कैन सी कि पूरा का पूरा रेड है, और जो बैकग्राउंड वॉल का जो ग्राउंड है और जो टेबल का कलर है वो एक ही है, और हम वॉल में और टेबल में डिफरेंस नहीं कर सकते अगर बीच में ये ना हो। साथ ही जो मोटिव आगे है वही मोटिव पीछे भी है। बाहर एक लैंडस्केप है, उसमें भी कलर्स इसी तरह से सपाट लगे हुए। तो कह सकते हैं कि फॉविस्ट पेंटिंग्स पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था गॉगिन के आर्टवर्क्स का। वैन गो ने भी इनको इन्फ्लुएंस किया था, सेजा ने भी इन्फ्लुएंस किया था, और मॉरिस डेनी का एक स्टेटमेंट है, एनी पेंटिंग बिफोर बीइंग अ वॉर हॉर्स, अ न्यूड और सम एनेक्डोट is essentially a flat surface covered with colors arranged in a certain order. ये इसका मूल आधार था। उनका कहना था कि अगर ये लाइफ पूरी कंप्लीट है, आधुनिक जीवन जिसको हम कहते हैं, अगर ये कंप्लीट है तो फिर कला को भी, जो हमारा जो कंटेम्पररी आर्ट वर्क है, उसको भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो दिस मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ऐसी है जो हमें पूरी करनी है, और वो कमी पूरी करने के लिए ही ये सारे आर्टिस्ट वापस लौटे थे प्रिमिटिव आर्ट वर्क्स की तरफ। जिससे कि इनको ये पता चल सके, एक इंस्पिरेशन मिल सके कि बच्चों की जैसे सिंप्लिसिटी प्रिमिटिव आर्ट वर्क्स में कैसे आती है, वो जो डिपिक्शन है लाइव फॉर्म्स का, वो कहाँ से आता है, वो चीज वो बोरो करने के लिए उधर की तरफ वापस मुड़े। अब प्रभाववादी चित्रकार जो काम कर रहे थे, इम्प्रेशनिस्ट, उनका सारा काम अपीयरेंस तक ही था। सिर्फ अपीयरेंस पर ही वो पूरा कंसंट्रेशन रखते थे। जो उनको महसूस हो रहा है, कोई भी आर्ट वर्क को देख, कोई भी सीन को, कोई भी दृश्य को देख करके उस पर लाइट का इफेक्ट जो उनको महसूस हो रहा है उसी को वो डिपिक्ट कर दिया करते थे। उसमें भावाभिव्यक्ति कहीं नहीं होती थी, केवल और केवल इम्प्रेशन होता था, केवल और केवल उस इम्प्रेशन का डिपिक्शन होता था जो आर्टिस्ट को फील हो रहा है। लेकिन जो फॉव स्टाइल के आर्टिस्ट थे जैसे कि मैटिस, वो पेंटिंग को सादी और बिना किसी उलझन के बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि बिल्कुल जैसे बच्चों की आर्ट होती है, सीधी सादी भोली भाली, उस तरह की कोई चीज, उस तरह का बात, मैक्सिमम ऑफ एक्सप्रेशन विद मिनिमम ऑफ मीन्स, ज्यादा से ज्यादा भावों की अभिव्यक्ति वो कम से कम संसाधन में कर पाए, ऐसा वो चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने सजा के स्पेशल रिलेशनशिप और कॉम्पोजिशनल प्रिंसिपल दोनों का फॉलो अप लिया। तो जो मैटर्स की जो पेंटिंग्स हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी यही फर्स्ट पेंटिंग है, ला डेजर्ट। पहले तो वो प्रभाववाद में काम किया करते थे, इम्प्रेशनिज्म में। बाद में उन्होंने इंटरमिस्ट शैली में काम करना शुरू किया, और ये भी सब्जेक्ट इंटरमिस्ट शैली से ही प्रभावित है। बाद में धीरे धीरे करके उनकी मित्रता सेज़न, वैन गो और गॉगविन से भी हुई।
उनके साथ में ही उन्होंने 1905 में सलोन डी ऑटम में अपनी पेंटिंग्स को डिपिक्ट भी की, डिस्प्ले भी दिया, और इसी एग्जीबिशन में उनकी पेंटिंग को देख करके उन्हें फॉग कहा गया। 1907 में मैटिस ने एक स्कूल भी खोला था जो बाद में बंद हो गया। मैटिस अपने पेंटिंग्स में पूरे कलर्स का एक फिलअप क्रिएट करते थे, बहुत बड़े बड़े से लेयर्स लगा देते थे कलर्स की, और उसके बाद में लाइंस से डेकोरेशंस की तरह से टेक्सटाइल के पैटर्न्स क्रिएट किया करते थे, जो हम लोगों को इस पेंटिंग में एकदम साफ दिख रहा है। और उनके इन चित्रों में रेखाएं और प्रभाव उद्विग्न करते हैं। लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पेंटिंग एक इलस्ट्रेशन जैसी है। उनकी पेंटिंग्स जो है वो डिपिक्शन करती हैं इमोशंस का भी। वस्तुओं की आकृतियों को वो तोड़ मरोड़ कर भी प्रयोग किया करते थे। सादगी तो रहती थी लेकिन विकृतीकरण भी होता था, जैसा कि चेयर्स में हम लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तलों का जो डिवीजन था, ये रेड हम डिवाइड नहीं कर सकते अगर बीच में ये चेयर ना हो और ये लेडी की फिगर ना हो। तो जो तलों का डिवीजन था वो बहुत ही ज्यादा आर्टिकुलेटेड था, और ये उनकी फर्स्ट पेंटिंग है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे और भी आर्ट वर्क्स क्रिएट किए थे। उन्होंने बहुत सारे भित्ति चित्र भी बनाए थे, फ्रेस्कोस भी बनाए थे। चैपल ऑफ रोजरी एट वेन्स में उन्होंने बनाए थे। और फॉविज्म के दूसरे आर्टिस्ट रुआ भी हैं, ब्लामंक भी हैं, ड्रेन भी हैं, मार्क्वे भी हैं। और इन सब से प्रभावित होकर के काम करने वाले जो आर्टिस्ट थे वो पिकासो और ब्राक भी थे। सेज़न से प्रभावित होकर के पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में काम करने वाले इन आर्टिस्ट में बहुत सारे आर्टिस्ट के नाम हैं, जिसमें हेनरी रूसो नहीं, सॉरी, बहुत सारे आर्टिस्ट के नाम है, जिसमें डफे है, टेरेन है, मार्के है, ब्लामंक है, और रुआ है, और मैटिस तो ऑब्वियसली है, जॉर्ज ब्राक हैं, एमिल फ्रीज हैं, और एंड्रे डोनोयर हैं, और कीज वैन डोंगन हैं। ब्राक को क्यूबिज्म से जोड़ा जाता है। ब्राक की फिगर थे क्यूबिज्म को क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। अब क्यूबिज्म की शुरुआत कैसे हुई? सेज़न का एक स्टेटमेंट है, एवरीथिंग इन नेचर इज बेस्ड ऑन द स्फीयर, द कोन एंड द सिलेंडर, डील विद द नेचर बाय मीन्स ऑफ द सिलेंडर, द स्फीयर, द कोन। मतलब प्रकृति में सारी वस्तुएं स्फीयर गोलाकार है, कोन शंक्वाकार है, सिलेंडर बेलनाकार है, और हमें नेचर को इन्हीं आकारों के अनुसार डिपिक्ट करना है। रेखाएं वक्र हैं, सीधी समकोण पर कभी नहीं काटती। लेकिन घनवादियों ने ये दर्शन तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो इसकी मूल बात थी उसको छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? सेज़न प्रथम चित्रकार थे जिन्होंने अपने चित्र संरचना में ठोस आधार को, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मलिज्म को शुरुआत की थी। यह मैंने अभी बताया था। उन्होंने स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन शुरू किया था फिर से, और यही उनका रेलेवेंस था, क्योंकि जो इम्प्रेशनिस्ट थे उन्होंने तो ये चीज छोड़ी दी थी। उन्होंने तो स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया था। वो तो केवल इम्प्रेशंस बनाते थे, ऑब्जेक्ट के फॉर्म को बनाने का उनका कोई मंतव्य ही नहीं होता था। और स्ट्रक्चरल फॉर्मलिज्म जिसको कहते हैं, मतलब पेंटिंग को स्ट्रक्चर करना, उसको कंस्ट्रक्ट करने में भी उनका कोई मंतव्य नहीं होता था, तो वो तो उन्होंने छोड़ ही दिया था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी घन शब्द का उपयोग नहीं किया गया, क्यूब शब्द कहीं भी नहीं आता है। लेकिन क्यूबिज्म का बेस कॉन्सेप्ट यही स्टेटमेंट था।
ब्राक सबसे आगे था। हाउस एट एलिस्टेक एक पेंटिंग है, ब्राक की। दिस इज हाउस एट एलिस्टेक, उन्होंने 1908 में बनाया था, जिसे देख करके फॉविस्ट आर्टिस्ट मैटिस ने कहा कि ये क्या है, इस पेंटिंग में उसने क्या बनाया है, सिर्फ क्यूब्स बना दिए हैं। और इसी के साथ ही इस स्टाइल को ये नाम दिया गया क्यूबिज्म। अब यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए कि क्यूब के तो 6 समान तल होते हैं, मतलब 6 सरफेसेस होते हैं, मगर सारे सरफेसेस हमको एक साथ नहीं दिख सकते। पर हमारे क्यूबिस्ट आर्टिस्ट ने ये कोशिश की कि वो सारे सरफेसेस हमको एक साथ दिख सकें, और इस तरह से उन्होंने पजल पिक्चर्स को बनाना शुरू कर दिया। उनकी शुरुआत जो हुई थी वो तो पिकासो ने जब शुरुआत की तो निग्रो मास्क से, अफ्रीकन मास्क से उन्होंने शुरुआत की थी, उनसे इंस्पिरेशन ली थी। सेज़न से इंस्पायर्ड थे, लेकिन अफ्रीकन आर्ट की जो सादगी थी वो उनको बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी। और उनकी जो फर्स्ट पेंटिंग इस क्यूबिस्ट शैली में है, एविग्नॉन की सुंदरियां जिसको कहा जाता है, लेस द मर्सल्स ऑफ एविग्नॉन, वो उसका आधार सीधे सीधे अफ्रीकन मास्क ही थे। पिकासो और ब्राक दोनों ही मिलजुल करके क्यूबिस्ट शैली को डेवलप करने में, क्यूबिस्ट स्टाइल को डेवलप करने में लगे रहे। अपने फर्स्ट लेयर में उन्होंने क्रिस्टल्स की तरह से सारे लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उनको पजल पीसेस की तरह से अरेंज कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने जो पेंटिंग्स की शुरुआत की थी उसमें भले ही उन्होंने अफ्रीकन सादगी और सिंप्लिसिटी को फॉलो अप लेने की कोशिश की, लेकिन बाद की पेंटिंग्स में ये बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि कॉम्प्लिकेटेड होते चले गए। और धीरे धीरे करके इन्होंने सारी चीजों को, जितने भी जो भी चीज डिपिक्ट करते थे, चाहे वो नेचर हो, नेचर है तो ट्रीज को, ऑब्जेक्ट्स को, सभी को बहुत सारे पीसेस में तोड़ तोड़ करके डिपिक्ट करते थे, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में डिवाइड कर देते थे। और इस तरह से ऐसा लगता था कि बहुत सारे क्रिस्टल्स को जमीन पर सजा दिया गया, जैसे वो मोज़ैक पिक्चर्स हो। और इस तरह से उन्होंने जो एनालिटिकल पिक्चर्स जो उन्होंने विश्लेषणात्मक जो बनाई, उनमें इतने सारे उन्होंने तल बनाए कि उनको समझना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अब क्यूबिज्म के जो दोनों फॉर्मल कहना चाहिए कि स्टाइल्स हैं, सब स्टाइल्स हैं, फर्स्ट है एनालिटिकल और दूसरा है सिंथेटिकल। तो एनालिटिकल में क्या करते थे कि आकृतियों को, फॉर्म्स को बहुत अलग अलग ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में डिवाइड कर देते थे और फिर उसको एक के साथ अलग मतलब अगल बगल पेंट करना शुरू कर देते थे। और सिंथेटिकल में क्या करते थे कि चीजों को काट काट करके उनको जोड़ देते थे। अखबार को बनाएंगे नहीं, अखबार की कतरन लगाएंगे। बॉटल को बनाएंगे नहीं, बॉटल काट करके चिपका देंगे। तो ये उनका सिंथेटिकल क्यूबिज्म था। पेपियर कोले एक नाम दिया गया जिसमें वो कोलाज बनाते थे। तो इस तरह से क्यूबिज्म का मतलब शुरुआत हुई। और इसमें उन्होंने, जो आपने पूछा था
कि प्रिमिटिव आर्ट की तरफ क्यों लौटे थे? सादगी के लिए, सादगीकरण के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, उसके फॉर्मल सिंप्लिसिटी के लिए, उसके फॉर्मल एक्सप्रेशन के लिए, कि अब वो आर्ट अपने आप में कितनी सिंपल है, कितना सिंपली वो इमोटिव है और किस तरह से इमोशंस को कन्वे कर सकती है, कि बिल्कुल एक साधारण तरह से अपनी बात को कह सकती है। कोई चेहरा भयानक है तो वो है, कोई चेहरा सुंदर है तो वो है, सिंपल है, अपनी कहन में सिंपल है, इसीलिए वो वहां पर गए थे। लेकिन इस सादगी से शुरू होकर के आखिर में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यूबिस्ट सीधी सीधी रेखाओं में ही चित्रांकन किया करते थे, कर्व्स लाइन बिल्कुल नहीं यूज करते थे। कहीं कहीं पर तो ऐसा करते थे कि आकृतियों का ज्यामितीय आकारों में ही संगठन किया करते थे और मास क्रिएट करने की कोशिश करते थे सिजा की तरह से। उनका मानना था कि सारी ही वस्तुओं का जो रूप है वो ज्योमेट्रिकल है, और इसके लिए वो क्या करते थे कि अंग प्रत्यंग को खंड खंड में डिवाइड कर देते थे, उसका विश्लेषण करते थे और उसको त्रिकोणों, वर्गों, आयतों, वृत्तों आदि आकारों में डिवाइड कर देते थे और उसको जोड़ देते थे अगल बगल में। मतलब जो चीज नहीं दिख रही है वो भी दिखने लगेगी, और इस तरह से वो पजल पीसेस क्रिएट कर देते थे। कई कई बार तो जैसे क्रिस्टल्स बनाते थे, क्रिस्टल के फॉर्म्स में बना देते थे। तो इस तरह से निग्रोइड स्टाइल से शुरू होकर के इतना कॉम्प्लिकेटेड पेपिया कोले तक क्यूबिस्ट अपने स्टाइल्स में पहुंच गए। पैब्लो पिकासो ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, उनके बहुत सारे फेजेस थे जिसमें उन्होंने काम किया, और उन्होंने जिस तरह से आर्ट वर्क्स को क्रिएट किया, आगे जाकर के ये जो उनके आर्ट वर्क्स थे जैसे नेचुरलिस्टिक स्टाइल, क्यूबिस्टिक स्टाइल, नियो क्लासिकल स्टाइल, सररियलिस्टिक स्टाइल, आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि क्यूबिज्म के बाद में आता है फ्यूचरिज्म। जब ब्राक और पिकासो ये दोनों काम कर रहे थे और स्ट्रक्चरल फॉर्मलिज्म पर काम कर रहे थे, कि स्ट्रक्चर को पेंटिंग्स से, स्ट्रक्चर जो गायब हो चुका था उसको वापस रीस्टैब्लिश करने में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी थी, तो उसको एक बार फिर से सिंप्लीफाई किया। अब की बार सिंप्लीफाई किया फ्यूचरिस्ट ने। फ्यूचरिज्म का शुरुआत हुई कहना चाहिए 1909 में, जबकि ये एक मतलब पेंटर्स, आर्टिस्ट और कहना चाहिए कि साथ में इनके पोएट्स भी थे। तो जो इसको शुरू करने वाले जो आर्टिस्ट थे, ही वाज पोएट हिमसेल्फ, और उनका नाम था मारिनेत्ती। 1909 में फिगारो एक पेरिस में एक मैगजीन थी, एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें उन्होंने अपना भविष्यवादी घोषणा पत्र जो था वो पब्लिश किया था, और जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि विंग्ड विक्ट्री ऑफ सैमोथ्रेस वो अब अतीत की बात हो गई है, और जो आज की बात है वो है गरजती हुई मोटर कार। जो मशीन गन का शोर है वो रियलिस्टिक है, और जो विंग्ड विक्ट्री ऑफ सैमोथ्रेस है वो अब प्राचीन हो चुका है और उसका रेलेवेंस खत्म हो चुका है। इसी घोषणा पत्र में मारिनेत्ती ने अपने भविष्यवादी लक्ष्यों की भी बारे में बताया था, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से हमें अतीत की कला को छोड़ देना है, और किस तरह से उन्होंने बताया था कि नए नवीन मौलिक जो है काम अपने सृजित करने हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कला है उसको वर्तमान का रिफ्लेक्शन देना चाहिए, मतलब हमारी कला में जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो हमारे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का, जो हमारे सराउंडिंग्स हैं उनका होना चाहिए, ना कि जो प्राचीन अतीत हमारा जो पीछे छूट चुका है उसको हम बार बार डिपिक्ट करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इटली था तो वहां पर बार बार उनको ये बात सामने आती रही होगी कि हमको क्लासिकल आर्ट की तरफ जाना है, तो दे सेड कि नहीं, जो कंटेम्प्रेरी है दैट इज मोर रेलेवेंट। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो आज का समय है वो मशीनरी से प्रेरित है, उसमें विज्ञान है, उसमें गतिशीलता है, जो साइंस है उसमें जो मूवमेंट है, और जो पहले जो चीज थी वो स्टैटिक था।
वो टाइम में और आज के टाइम में बहुत फर्क है। तो जो आज का टाइम है हमको वही डिपिक्ट करना है, हमको जो पुराना टाइम है वो भूल जाना है। उन्होंने ये भी बताया कि जो आज का समय है वो बहुत ज्यादा मूवमेंट से भरा हुआ है, लगातार चल रहा है। हमारे पास में मूवमेंट किस चीज का है? मोटर कार का है, ट्रेन का है। तो जब हमको ये चीजें दिख रही हैं तो हमारा जो लाइफ है उसमें, और हम बहुत तेजी से भाग रहे हैं चारों तरफ, हर आदमी बहुत तेजी से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो पेंटिंग्स हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही डिपिक्शन होना चाहिए। तो इसमें प्रमुख भविष्यवादी चित्रकार थे बोचियोनी, कार्लो कारा और रसोलो और जियोकोमो बाला और जियो सेवेरिनी। और इसी के साथ ही जो इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है वो थी द लेडी विद द डॉग, जिसको कहा गया डायनामिज्म ऑफ अ डॉग ऑन अ लीश। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पेंटिंग मानी गई, क्योंकि इस पेंटिंग में जो डॉग है उसके एक नहीं, उसके चार नहीं, अनेक पैर बनाए गए। आगे चलती हुई एक स्त्री है और उसके पीछे उसका जो डॉग है वो चल रहा है और उसके अनेक पैर बनाए गए। तो इस तरह से हमको ये बात समझ में आ गई कि उन्होंने किस तरह से गति को डिपिक्ट करने की कोशिश की, मूवमेंट को डिपिक्ट करने की कोशिश की। और जिस तरह से एनालिटिकल क्यूबिस्ट चित्रकार काम किया करते थे और स्ट्रक्चरल फॉर्मलिज्म पर ध्यान देते थे, उसी तरह से उन्होंने भी स्ट्रक्चर पर पेंटिंग के बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ उन्होंने उनका एक कॉन्सेप्ट और भी था जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कि उन्होंने कहा कि जैसे एक डिफरेंस है यहाँ पर, कि जो क्यूबिस्ट थे वो किसी भी आर्ट वर्क को चारों तरफ से देख करके डिपिक्ट करते थे। मतलब हमको अगर हम एक आर्ट वर्क को देख रहे हैं तो वो दाएं से कैसा दिख रहा है, बाएं से कैसा दिख रहा है, सामने से कैसा दिख रहा है, उसको चारों तरफ से देखा उन्होंने और उसको एक ही 2 डायमेंशनल जगह पर पेंट कर दिया। इससे क्या हुआ कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था, लाइक पजल की तरह से, मोज़ैक पिक्चर की तरह से क्रिएट कर देते थे। लेकिन अब भविष्यवादी कलाकार क्या करते थे, वो वहां पर आर्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको मतलब जो आर्टिस्ट है वो एक जगह पर स्टेबल रहता था और जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता था, तो उसके मूवमेंट को वो पेंट करने की कोशिश करते थे। So this is the basic difference between futurism और क्यूबिज्म। और इस तरह से उन लोगों ने मूवमेंट को डिपिक्ट करने की पूरी कोशिश की, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है बोचियोनी की, प्लास्टिक डायनामिज्म, हॉर्स एंड राइडर एंड हाउसेस। और एक और पेंटिंग का नाम मैंने अभी बताया, द डॉग ऑन द लीश। और इसी के साथ शुरुआत होती है एक्सप्रेशनिज्म की। पाब्लो पिकासो ने जो चीज शुरू की थी, एक्सप्रेशन, जो चीज उन्होंने शुरू की थी कि हमें एक्सप्रेस करना, तो वहां पर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स थे एक्सप्रेशन के लिए, वहां पर डिस्टॉर्शंस थे फॉर्म्स के एक्सप्रेशंस के लिए, वहां पर कॉन्स्ट्रक्शन था, वहां पर ज्योमेट्रिकल कॉन्स्ट्रक्शन था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये सारी चीजें एक तरफ रिमूव कर दी गई और सिर्फ एक्सप्रेशन की बात की गई। क्यूबिज्म पेरिस में था, फ्यूचरिज्म इटली में था, एक्सप्रेशनिज्म जर्मन था। दो ग्रुप्स थे, द ब्लाउ रीटर और दूसरा डाइब्रक। द ब्लाउ रीटर मतलब नीला घुड़सवार, जिसकी हम लोग पेंटिंग अभी आगे देखेंगे। डाइब्रक में एमिल नोल, एरिक हेकल और मैक्स पेस्चीन जैसे आर्टिस्ट काम कर रहे थे। और ये सीधे सीधे प्रिमिटिव आर्ट से इंस्पायर्ड और कहना चाहिए कि एक तरह से सटायर्स क्रिएट करते थे। सिंपल पेंटिंग्स होती थी लेकिन एक्सप्रेशन में परफेक्ट होती थी। इसमें लुडविग कृष्णा की कुछ आर्टवर्क्स हैं, वैरायटी, नीग्रो डांसर, सेल्फ पोर्ट्रेट,
और इसी तरह से विमेन इन द स्ट्रीट, कुछ उनके इम्पोर्टेंट आर्ट वर्क्स हैं जिनको हम लोग बाद में देखेंगे। इसी तरह से डायब्रक द ब्लू राइडर, जब हम इस पेंटिंग को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वाई दे वर पेंटिंग मूवमेंट, हाउ कैन दे पेंट मूवमेंट, और किस तरह से उनका जो ये कॉन्सेप्ट था मूवमेंट को पेंट करने का, वो उन्होंने वहां पर डिपिक्ट किया था। इसमें काम करने वाले जो फेमस आर्टिस्ट थे वो थे आर और वेस्ले कैंडेंस्की, पॉल क्ली। क्ली के अनुसार अगर हम मूवमेंट की बात करें, गति की बात करें, तो क्ली के अनुसार लाइंस वो खुद मूवमेंट रिप्रेजेंट करती हैं। उनका कहना था कि लाइंस कैन वॉक, और इस तरह से जो एक्सप्रेशनिज्म था, सेजा का जो एक कॉन्सेप्ट था, उसका कल्मिनेशन हमें धीरे धीरे करके एक्सप्रेशनिज्म में मिलता है। अभी हम लोग आगे की स्लाइड्स में ये भी आर्ट वर्क देखेंगे। द ब्लू राइडर। तो आगे बात करते हैं। Pablo Picasso was a revolutionary artist of the early 20th century. और ये हमें समझ में आ जाता है कि किस तरह से आर्ट वर्क्स को किस तरह से आर्टिस्ट ने एक्सप्रेस किया, कैसे उसने एब्स्ट्रैक्ट किया और एब्स्ट्रैक्शन का सहारा क्यों लिया गया, प्रिमिटिव एब्स्ट्रैक्शन, प्रिमिटिव आर्ट वर्क्स की तरफ क्यों आर्टिस्ट लौटा, और एब्स्ट्रैक्शन जो था दैट वाज द कॉल ऑफ टाइम। जिस समय अगर आर्टिस्ट के पास में सिर्फ इमोशंस थे एक्सप्रेस करने के लिए, उन्होंने कहा कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स की अब जरूरत ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके अभी हम लोग नाम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने एक्सप्रेशनिज्म को किस तरह से आगे कंटिन्यू किया और क्रिटिक्स ने कैसे उनके आर्ट वर्क्स को एस्टैब्लिश किया। तो आर्ट क्रिटिसिज्म इसलिए जरूरी हो जाता है। So we'll continue now. Pablo Picasso was the revolutionary artist of the early 20th century. Gauguin had already used Polynesian figures and myths, but the ironic idea of the primitive look as an advanced look, which was in fact an extension of 19th century interest in the exotic or foreign, took off with the Picasso's use of African mask in the proto-cubist masterpiece Les Demoiselles d'Avignon in 1907. 1907 में पिकासो ने अपनी पेंटिंग जो बनाई थी एवेग्नॉन की सुंदरियां करके, जो आर्ट फॉर्म्स बोरो किए थे वो अफ्रीकन मास्क या अफ्रीकन वुडन स्कल्पचर से बोरो किए थे, और इसीलिए वो एग्जॉटिक और फॉरेन थे, और इसीलिए उनका जो इंटरेस्ट था वो वापस प्रिमिटिव आर्ट वर्क्स में माना गया कि उन्होंने अपने आर्ट वर्क्स में जो फॉर्म्स बोरो करने की कोशिश की थी वो अफ्रीकन आर्ट वर्क से किया था, अफ्रीकन प्रिमिटिव आर्ट वर्क से किया था, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, एक्सप्रेशन की सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, प्रिमिटिव आर्ट अपने एक्सप्रेशन में जितनी सिंपल होती है, उस सिंप्लिसिटी को, उनके जो फॉर्म्स होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस जितने सिंपल होते हैं, उस सिंप्लिसिटी को अपने आर्ट वर्क्स में इनकलकेट करने के लिए पिकासो ने उन फॉर्म्स को, उन वुडन स्कल्पचर्स के फॉर्म्स को अपने आर्ट वर्क्स में बोरो करना शुरू किया था, और वो यहाँ एवेग्नॉन की सुंदरियां जिसको कहते हैं लेस देमोइसेल्स ऑफ द एवेग्नॉन, इसमें दिखाई पड़ता है। In this work of the cubist reduction of human form to primitive geometry was already apparent.
तो जैसे वुडन फॉर्म होते हैं हम प्रिमिटिव आर्ट के, वैसे ही उन्होंने वो बनाया था। एज द फ्लैटनिंग ऑफ द फिगर्स फ्लैट थी, इंस्पायर्ड बाय द फ्लैट मास्क, क्योंकि मास्क जो होते हैं, वुडन मास्क जो होंगे वो फ्लैट होंगे, उनमें जो सपलनेस नहीं होगी फ्लैश की, तो इसलिए उनको भी उन्होंने वुडन ही वैसे ही बिल्कुल बना दिया था। सो कॉल्ड प्रिमिटिव आर्ट और द आर्ट ऑफ नॉन वेस्टर्न, नॉन इंडस्ट्रियल एंड ऑफन ट्राइबल कल्चर सच एज दोज ऑफ अफ्रीका। और ये उन्होंने इसलिए किया था, सो कॉल्ड प्रिमिटिव आर्ट, इसको प्रिमिटिव आर्ट कहा गया, और द आर्ट ऑफ नॉन वेस्टर्न, जो वेस्टर्न नहीं थी, नॉन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एरा से या इंडस्ट्रियल स्टेट से कंसर्न नहीं थी, एंड ऑफन ट्राइबल, ट्राइबल थी, उन कल्चर से थी जो प्रिमिटिव थे, सच एज दोज ऑफ अफ्रीका, जैसे कि अफ्रीका। एंड इट वाज अप्रिशिएटेड बाय क्रिटिक्स फॉर इट्स सीमिंगली प्योर प्लास्टिसिटी, और इसमें जो दृष्टिगत गुण थे उनकी वजह से, जो प्लास्टिक इसके एलिमेंट्स थे, इसकी वजह से क्रिटिक्स ने इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। दिस सीम नॉवल टू यूरोपियन आर्टिस्ट, और यूरोपियन आर्टिस्ट को ये मौलिक लगा, and critics eager to break with tradition and make a new art for a new century, and led to the recognition of modern primitive or outsider art as it has been called। और इस तरह से जो आउटसाइडर आर्ट या फिर मॉडर्न प्रिमिटिव आर्ट या फिर न्यू सेंचुरी आर्ट, कोई भी टर्म कह दिया जाए, उसकी शुरुआत हो गई। इन 5 primitive masters in 1949 में जर्मन क्रिटिक विल्मन वुड ने एक वर्क अपना ऑथर किया इन 5 primitive masters। तो इस वर्क में 5 primitive masters में उन्होंने एक क्लेम किया प्रिमिटिव आर्ट्स के बारे में, एयर ऑफ अनसोफिस्टिकेटेड आर्टलेसनेस एंड क्लमजीनेस। उन्होंने कहा कि ये अनसोफिस्टिकेटेड है, आर्टलेस है और क्लमजी है, which supposedly expressed in elevated or ecstatic state of mind, जो कि ऐसा तो लगता ही नहीं है कि रियल स्टेट, मतलब जो हमारी दिमागी हालत ठीक है, इसको देखने के बाद में ऐसा लगता ही नहीं। तो ये सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ये हमारे स्टेट के नहीं है, हमारे कल्चर के नहीं है, ये आउटसाइडर्स हैं और ये फॉरेन है। दिस इज देमोइसेल्स एविग्नोन की सुंदरियां। ये पेंटिंग देखी है आप लोगों ने इसके पहले? यस मैम। इसके प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान दिया है पहले कभी? हाँ मैम, क्यूबिस्ट पेंटिंग है ना। क्यूबिस्ट पेंटिंग है, ये तो सब लोग जानते हैं, मगर इसके फॉर्म्स इतने फ्लैट क्यों है? ये चीज आपने उस दिन हमसे जब पूछी थी कि पिकासो को प्रिमिटिव आर्ट की तरफ वापस लौटने की जरूरत क्यों पड़ी थी, तो ये उसका एग्जाम्पल है, ये उसका आंसर है कि प्रिमिटिव आर्ट फॉर्म्स जो होते हैं वो अपने फॉर्मलिज्म में, वो अपने फॉर्मल डिपिक्शन में जितने सिंपल होते हैं, यहाँ पर देखो जो फ्लैश का सपलनेस है, जो फिनिशिंग होना चाहिए, वो कुछ नहीं है, केवल केवल और केवल एक्सप्रेशन है। मास्क का देखो, ये चीज का, या वुडन स्ट्रक्चर का, जैसे कोई वुडन स्कल्पचर हो इस तरह का, तो वो उसमें कितना इजीली अपनी चीज को डिपिक्ट कर देते हैं, वही चीज उन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर क्यूबिज्म का कोई भी चीज नहीं दिखाई पड़ रहा है, सिवाय इसके कि जो फॉर्म्स हैं वो फ्लैट हैं और कुछ लाइंस हैं जो एंगुलर हैं। एक्चुअली क्यूबिस्ट पेंटिंग्स यहाँ पर हैं। दिस इज ऑल्सो बाय पिकासो। जब हम कहते हैं कि हम सामने से, मान लीजिए हम देख रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे देखते हैं, अगर हम लोग सामने से, एकदम सामने से देख रहे हैं तो हमारी दोनों आंखें दिख रही हैं, लेकिन जब हम प्रोफाइल फेस देख रहे हैं तो हमारी सिर्फ एक आंख दिख रही है और सिर्फ इतना चेहरा दिख रहा है, लेकिन बाकी का ये चेहरा है कि नहीं है? है ना?
ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। तो वो बाकी का चेहरा ये रहा। भले ही ये कितना भी भयानक दिखने लगा हो, लेकिन ये बाकी का चेहरा है। ये प्रोफाइल फेस है। प्रोफाइल फेस के पीछे का जो चेहरा है वो ये रहा। साथ का चीज ये रहा। टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया गया सारी चीज को, जैसे मोज़ैक हो, जैसे कोई पजल पिक्चर हो। जरा इस प्रिमिटिव आर्टवर्क के बारे में सोचिए, और फिर इस क्यूबिस्ट आर्टवर्क के बारे में सोचिए, तो है डिफरेंस की नहीं है? हाँ मैम, है ना? दोनों में बहुत डिफरेंट है मैम। हाँ मैम। दोनों पिकासो के आर्टवर्क्स हैं। ये क्यूबिस्ट पेंटिंग है, हम सब जानते हैं, हम लोगों ने देखा इसे और छोड़ दिया। इनके जो ये फॉर्म्स हैं, इनको कभी ध्यान से देखना, बड़ा करके देखो इसको, ऐसे। ये देखो, ये देखा? हाँ मैम, ये जैसे कोई, सेकंड फॉर्म्स का यूज दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, मतलब ऐसा फॉर्म, मतलब एक डिस्प्ले करना है उनको केवल, और ये जैसे एक वुडन चीज हो कुछ, है ना, वुडन डॉल हो या कुछ वुडन स्कल्पचर हो, उसको बना दिया गया है। ये मास्क जैसा ही है, ये आईज का एक्सप्रेशन मास्क के जैसा ही है, ये जो चीज है ये मास्क के जैसा है। और ये प्रोफाइल में है चेहरा, और प्रोफाइल के साथ साथ में इधर से प्रोफाइल होना चाहिए, उधर का भी प्रोफाइल साथ में बना दिया गया है। और ये चीज को, ये चीज मार्क किया आपने कि ये प्रोफाइल यहाँ पे होना चाहिए, ये चेहरा, इसके बगल का चेहरा यहाँ पर बना दिया गया है। और उसके साथ में जब इसमें भी एग्जैक्टली हमें यही चीज मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म में मिलती है ना? यस मैम। और ये ओल्ड मैन विद द गिटार, ये मैंने स्पेशली इसीलिए रखी क्योंकि मैंने बताया था कि रूसो की वो पेंटिंग का मेंडोलियन एक जगह नहीं, कई बार पेंटिंग्स में आया है, बहुत बार आया है। ये भी पिकासो, और ये उनका एक लिथोग्राफ है पिकासो का, डव। और ये बुल्स हेड, ये भी पिकासो का ये आर्टवर्क। ब्रॉन्ज है क्या? हाँ है ना? हाँ, ब्रॉन्ज में। ये मैडम वो है, क्या बोलते हैं, जो पेंटिंग फेमस है स्पेन के युद्ध के ऊपर बनाई थी, हाँ, गुएर्निका। नाम हाँ ध्यान नहीं आ रहा मुझे। हाँ, गुआर्ने गुएर्निका। का गुएर्निका, सिंबॉलिक पेंटिंग, हाँ, सिंबॉलिक पेंटिंग। फेमस पेंटिंग। हाँ, यहाँ पर हम पूरी तरह से जो है एक कल्मिनेशन में देखते हैं क्यूबिज्म को, है ना? चालू कर। यस मैम। अरे अरे, और ये ब्राक, ये क्यूबिस्ट पेंटिंग देखो। मैडम बहुत अच्छी दिखी है मैम ये पेंटिंग। कौन बहुत सी? सारे फिगर्स हैं, सिंबल्स हैं। नहीं, ये वाली, तोड़ के बनाया गया है। ये ये मैडम वो देखो, नर्तकी ये वाली। मैंडोलियन है, और ये मैंडोलियन के पार्ट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे पूरी पेंटिंग में, ऐसा लगता है जैसे ये पजल पीस है कोई। हाँ तुम दरवाजा बंद कर दो प्लीज, आवाज आती है। और ये हाउस एट एल स्टेक, लैंडस्केप, हाउस, पेड़ है। घर है ये, हाँ हाँ। इससे भी ज्यादा। मैम ये भी ब्राक की है ना? हाँ, ये ब्राक की है।
ये भी ब्राक की है। कितने सारे लेयर्स में उसने जो है डिवाइड कर दिया है चीजों को। यस मैम। ये भी ब्राक की है। सिंथेटिक क्यूबिज्म का मुझे एक ही एग्जाम्पल मिला था, पाइप एंड द गिटार। तो इसके बाद में अपोलिनेयर ने 1908 में अपने ऐसे में द 3 प्लास्टिक वर्च्यूज, उनका ऐसे है जो उन्होंने ऑथर किया था, इसमें बताया द 3 प्लास्टिक वर्च्यूज कौन से हैं, प्यूरिटी, यूनिटी एंड ट्रुथ। अब देखो एलिमेंट्स बदल गए, एस्थेटिक्स का कॉन्सेप्ट बदल गया, क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट बदल गया। had triumphantly vanquished over nature in Cubism. His assertion was the final stamp of approval on abstract primitivism in art and on the new school of Paris led by Picasso. और इस तरह से क्रिटिकल एक्लेमेशन क्यूबिज्म को मिल गया अपोलिनेयर के 1908 के ऐसे द 3 प्लास्टिक वर्च्यूज के साथ। Pure plasticity, the aesthetic truth as it were, was expressed if in different formal terms from those of Cubism. In the abstract expressionism of Wassily Kandinsky, the leader of Der Blauriter, artist in Munich, Germany, in Casimir Malvik's suprematism, in Russian constructivism, and in geometric abstraction of Piet Mondrian and Theo van Doesburg of the Dutch डी स्टिज़ल ग्रुप। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म हमें, जब एक बार पिकासो का स्कूल ऑफ पेरिस और क्यूबिज्म को अप्रूवल मिल गया, एब्स्ट्रैक्ट प्रिमिटिविज्म को अप्रूवल मिल गया, तो और एस्थेटिक्स जो अभी तक क्वालिटीज होनी चाहिए थी, एस्थेटिक ट्रुथ जो अभी तक माना जाता था, उसके तरीके बदल गए समझने के, उसकी डेफिनेशन बदल गई, और प्लास्टिक वर्च्यूज को प्यूरिटी, यूनिटी और ट्रुथ, ये 3 वर्च्यूज बताई गई। तो अब सारी ही ये एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, ये जितने भी सारे एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशंस थे, ये सारे एक्सेप्टेड हो गए साथ में। प्योर प्लास्टिसिटी, द एस्थेटिक ट्रुथ as it were was expressed, जैसे था वैसे ही इसका एक्सप्रेशन किया गया, if in different formal terms, भले ये थोड़ा सा different formal terms थे इनके from those of Cubism, Cubism से different थे, लेकिन वैसे ही इनमें भी expressions थे। किसमें? Abstract expressionism of Wassily Kandinsky, द ब्लाउरीटर का जो लीडर था, या फिर आर्टिस्ट ऑफ म्यूनिक जर्मनी, या फिर जो जर्मनी के जो आर्टिस्ट थे, या फ्यूचरिस्ट जो थे, या मैलविक्स का सुप्रीमेटिज्म हो, या फिर कॉन्स्ट्रक्टिविज्म हो, या फिर ज्योमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन हो पिएट मॉन्ड्रियन का, या फिर डॉजनबर्ग का डी स्टिज़ल ग्रुप के आर्ट वर्क्स हो, इन सभी में जो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन था, उन सबको क्रिटिकल एक्लेमेशन इसके साथ ही मिल गया। आफ्टर दिस द कंसर्न विद प्रिमिटिव, pure plasticity, color, surface, texture, line, rhythm, shape, and mass, and the seemingly accidental yet unexpectedly harmonious relationship between these formal facts of the medium, as Clement Greenberg would one day call them, became the hallmark of modernist or formalist criticism, which would dominate and guide the direction of much art in the 20th century. और इसके साथ साथ ही primitiveness of the artwork, pure plasticity, जिसमें कि कौन से टर्म्स जो थे वो समन्वित थे, कलर, सरफेस, टेक्सचर, लाइन, रिदम, शेप, मास, और साथ साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन दीज फॉर्मल फैक्ट्स और मीडियम्स, इन सब की जो बात थी अब की जाने लगी। और इन चीजों को क्लेमेंट ग्रीनबर्ग ने कहा मॉडर्निस्ट या फिर फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म।
और इसी के आधार पर आगे 20th सेंचुरी की आर्ट का क्रिटिसिज्म किया गया। ठीक बात, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ मैम। ये द ब्लाउ रीटर है, 1903 में बनाई गई वैस्ले कैंडेंसिकी की पेंटिंग, और इसी के बेसिस पर उनके ग्रुप को नाम दिया गया द ब्लाउ रीटर। और इसको मैंने यहाँ पर इसलिए दिखाया क्योंकि कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो फिनिश्ड है, लेकिन इस पूरी चीज में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे हम किसी ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं ना, और जब चलते हैं तो बगल में ट्रेन के जितना भी लैंडस्केप वो एकदम वो चलता हुआ दिखाई देता है, तो इसमें भी वो चीज मूव करती हुई दिखाई दे रही है। ये आगे जा रहा है और ये पीछे जा रहा है। आप ये पेंटिंग देखो तो ये अपने आप, थोड़ी देर इसको देखते रहो, आपको अपने आप ये चीज समझ में आ जाएगी। ऐसा है ना? हाँ। अपने आप ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग दिसवर्ड, दिस इज गोइंग बैकवर्ड, है ना? तो ये डिफरेंस है, इस वजह से ये इतनी इम्पोर्टेंट है। और ये नीला घुड़सवार है, सफेद रंग का घोड़ा है, नीले रंग का ड्रेस पहने हुए कोई घुड़सवार है जो दौड़ रहा है, और ये फ्यूचरिस्ट है, द ब्लाउ रीटर। और ये कैंडेंसिकी की दूसरी पेंटिंग है, द ब्लू माउंटेन। इसमें भी यही बात है, माउंटेन छोटा है, ट्रीज बड़े हैं, और ये लोग इधर जा रहे हैं और माउंटेन इधर जा रहा है। फिर से हमें मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो गति है ना फ्यूचरिस्ट मूवमेंट की, थोड़ा सा अगर हम याद करने की कोशिश करें, बाला के जो पेंटिंग है जिसमें द लेडी विद द लिश, जिसमें डॉग है एक जो चल रहा है, वो यहीं से कहीं उपज थी। अ मोटले लाइफ, ये भी कैंडेंसिकी की पेंटिंग है। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म की बात जहां पर कर रहे हैं, तो कलर्स को कैसे यूज किया है और कैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया है, क्या चीज हमें बनानी है और क्या एलिमिनेट कर देनी है, ये पैच वर्क में। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखो सिर्फ कलर्स है। कितने सारे फिगर्स कंपोज किए गए हैं मैम, फिगर्स कंपोजिशन। हाँ, लेकिन इस पेंटिंग में और अभी हम लोगों ने जो बेदर्स एक पेंटिंग देखी थी, द संडे आफ्टरनून पेंटिंग देखी थी, उसमें देखो कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। ये भी कैंडेंसिकी की है और ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है। यहाँ से फिगर्स एकदम खत्म हो चुके हैं और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये सुप्रीमैटिज्म, मैल्विक। सुप्रीमैटिज्म का मतलब जानते हैं? सूचीवाद। क्या? मैडम कंफ्यूज, बोला तो सही था मैंने। शांत रहो। नहीं, बताओ मुझे, सुप्रीमैटिज्म का हिंदी वर्जन है क्या, बता रहे हैं आप मुझे? हम सर्वोच्चवाद कहते हैं। सर्वोच्चवाद कहते हैं हिंदी में, अच्छा। वैसे सुप्रीमैटिज्म का मतलब ये नहीं है। और ये मैल्विक का ब्लैक स्क्वायर है, और ये उनका ब्लैक स्क्वायर इस तरह से डिस्प्ले में देखो, और उसके बाद ब्लैक स्क्वायर की उनकी ये पेंटिंग देखो। ओके, और ये देखो, he was Russian ना? An abstract art based upon the supremacy of pure artistic feeling rather than on visual depiction of objects.
अब समझ में आ गया सुप्रीमैटिज्म का मतलब? आया समझ में? एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मतलब जहां पर फॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन देयर फॉर्मल फॉर्म्स, जिसको बेस किया गया है सुप्रीमेसी ऑफ प्योर आर्टिस्टिक फीलिंग्स। केवल और केवल आर्टिस्टिक फीलिंग्स की बात करेंगे हम, रादर देन ऑन विजुअल डिपिक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमें ऑब्जेक्ट्स के डिपिक्शन से कोई मतलब नहीं, आर्ट फॉर आर्ट सेक, है ना? तो इन पेंटिंग्स को तो देख करके बहुत सारे लोग यही कह देते होंगे कि इसमें बनाया ही क्या गया है। The early 20th century manifestos, in effect, critical statements of the constructivist 1920 and de-Stizzle 1919 movements on the one hand, and Dadaism 1919 and Surrealism 1924 on the other, grounded art on conceptual rather than formal concerns. अब क्या हुआ? फॉर्मलिज्म यहाँ पर बैक फुट पर आ गया और कॉन्सेप्चुअल नोट आगे आ गया। The Russian constructivists were explicitly anesthetic and advocated the idea of the art engineer. The Dadaists and the Surrealists were also ostensibly indifferent to formal stylistic concerns. The former advocated anti-art. दादाइस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि उन्होंने एंटी आर्ट को बताना शुरू किया। एक पेंटिंग उनकी बहुत फेमस है जिसमें उन्होंने मोनालिसा की मूछें बना दी थी। मेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ आर्ट एन आयरॉनिकल मैटर, इट कुड बी फाउंड एनीवेयर डिपेंडिंग ऑन द आर्टिस्ट चॉइस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब आर्टिस्ट का ऑब्जेक्ट कोई भी वो चूज करके उसको आर्ट वर्क की तरह गैलरी में प्रेजेंट कर सकता है, बस मीनिंग कन्वे करना आना चाहिए। और इंस्टॉलेशन भी हम लोग आजकल वही करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके कुछ पर्पसफुली कुछ मीनिंग को डिपिक्ट करने के लिए उनको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, वहां पर स्ट्रक्चर एक बना देते हैं। While the latter, heavily influenced by Freudian psychoanalysis, regarded art as an expression of the unconscious and made deliberately absurd works that were like manufactured dreams. जबकि सरियलिज्म जो था उसमें तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ड्रीम्स को डिपिक्ट किया गया हो। Although they professed conceptual aims, these movements in fact helped broaden expression. भले ही वो conceptual aims को डिस्प्ले कर रहे हो, लेकिन ये मूवमेंट्स जो थे वो एक्सप्रेशंस को ही डिपिक्ट करते थे। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म और de-Stizzle जो थे उन्होंने डेवलप किया रिफाइन एंड रैशनल ज्योमेट्रिकल स्टाइल दैट बिकेम modern in international style architecture by such architects as Ludwig Mies van der Rohe. दादाइज्म और सररियलिज्म का जो यूज था ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनिटी का, चांस का और एक्सीडेंट का, उससे क्या हुआ? फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अ जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट, पर्टिकुलरली दोज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए। और as the newness of the Cubism was accepted and then canonized by Barr and the Museum of Modern Art, so the revolutionary abstraction of abstract expressionism was quickly codified and accepted. जैसे क्यूबिज्म को एक्सेप्ट किया गया था, क्यूबिज्म को कैनोनाइज किया गया था म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के थ्रू, जिसमें क्यूरेशन बार ने किया था, उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म को भी बहुत जल्दी ही कोडिफाई और एक्सेप्ट कर लिया गया। और पिकासो और स्कूल ऑफ पेरिस की तरह इनके एफर्ट्स को भी बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया गया। और इसको एक्सेप्ट करने में, कोडिफाई करने में अमेरिकन क्रिटिक क्लेमेंट ग्रीनबर्ग ने हेल्प किया। ग्रीनबर्ग एक एमिनेंट फिगर है क्रिटिसिज्म में। तो ग्रीनबर्ग वाज द स्टैंडर्ड बेयरर ऑफ द फॉर्मलिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स। फॉर्मलिज्म का जो थ्योरी है, जो हम लोगों ने रोजा फ्राई का और क्लीव बेल का थ्योरी देखा फॉर्मलिज्म का, वो थ्योरी को कंटिन्यू करने वाले यूनाइटेड स्टेट में ग्रीनबर्ग है, जिन्होंने डेवलप किया
sophisticated rationalization. रोजर फ्राई और क्लिव बेल को कंटिन्यू किया इन्होंने. Greenberg developed Bell's famous statement that significant form was the most important quality in art, and that, as Bell wrote, the literary and anecdotal content of a work of visual art, however charming and lively it might be, was mere surplusage. अब क्या हुआ कि ग्रीनबर्ग ने जो बेल का जो स्टेटमेंट था कि फॉर्म जो है वो सिग्निफिकेंट है, इसको उन्होंने आर्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी मान लिया. और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कितना भी चार्मिंग या लाइवली ये हो सकता है, लेकिन विजुअल आर्ट का जो कंटेंट है, जो लिटरेरी कंटेंट है, that is must. In the 1940s and 50s, he defended such abstract artists as Jackson Pollock. 1940s और 50s में जिस समय एक्शन पेंटिंग और पॉप आर्ट जो था वो ऊपर आ रहा था, तो एक्शन आर्टिस्ट जितने थे, जैक्सन पोलॉक, डेविड स्मिथ, क्लिफर्ड स्टिल, बार्नेट न्यूमैन, मार्क रॉथको, मॉरिस लुइस एंड जूल्स ओल्स्टिगी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म के आर्टिस्ट थे अमेरिकन. इनको डिफेंड करने वाले ये ग्रीनबर्ग थे, क्लेमेंट ग्रीनबर्ग. In the essay Other Criteria in 1972, the American scholar and critic Leo Steinberg criticized Greenberg from an art historical point of view, stating that in Greenberg's formalist ethic, the ideal critic remains unmoved by the artist's expressive intention, uninfluenced by his culture, deaf to his irony or iconography, and so proceed undistracted. Greenberg क्या कर रहे थे? आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे. वो उनके जो आर्टवर्क्स थे, जो उनके एक्सप्रेशंस थे, उनको माउथ कर रहे थे, उनको स्पीक अप कर रहे थे. लेकिन यहाँ पर जो लियो स्टेनबर्ग थे, उन्होंने ग्रीनबर्ग को क्रिटिसाइज किया. उन्होंने कहा कि आपका जो ये फॉर्मलिस्ट एथिक है, ये अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन जो आर्ट क्रिटिक है उसको आर्टिस्ट के इंटेंशन से, उसके कल्चर से, उसकी आइकोनोग्राफी से, उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है, उन सारी चीजों से एकदम अलग रह करके अनबायस्ड आर्ट का क्रिटिसिज्म करना चाहिए. और इस तरह से उन्होंने ग्रीनबर्ग को क्रिटिसाइज किया. रोजनबर्ग डिस्क्राइब द कैनवस. इसी के साथ दूसरे क्रिटिक थे रोजनबर्ग, हु डिस्क्राइब द कैनवस को एक अरीना की तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया. डिस्क्राइब द कैनवस एज एन अरीना इन विच टू एक्ट. उन्होंने कहा कि ये एक स्टेज है, इसके ऊपर एक्टिंग करनी है. स्टेटेड दैट व्हाट अपीयर्ड इन इट वाज नॉट अ पिक्चर बट एन इवेंट. और उन्होंने कहा जो इसके ऊपर आ रहा है, जो दिख रहा है, वो एक पेंटिंग नहीं है, वो एक पिक्चर नहीं है, बल्कि एक इवेंट है जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं. द रिजल्ट ऑफ एन एनकाउंटर बिटवीन द पेंटर एंड हिज मटीरियल. जिसको क्रिएट करने के लिए पेंटर और उसका जो मटेरियल है वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो कुछ इवेंट है. आउट ऑफ दिस केम रोजनबर्ग्स मोस्ट एंड्यूरिंग आइडियाज, एक्शन पेंटिंग. और यहीं से रोजनबर्ग का एक्शन पेंटिंग का आइडिया आगे आता है, मतलब सामने आता है, जिसको उन्होंने इंड्योर किया. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द avant-garde वर्क ऑफ आर्ट एज एन अनसर्टेन और एंशियस ऑब्जेक्ट. ये एंशियस ऑब्जेक्ट जो है, ये इनका बुक का भी टाइटल है. For Rosenberg, art reflected an individualistic attempt by an artist to express himself rather than simply to build on the formal achievements of those before him. Art was self-expression in the deepest sense, self-creation. Rosenberg के लिए आर्टवर्क जो था वो सेल्फ एक्सप्रेशन था और सेल्फ क्रिएशन था. जबकि दूसरे एक और क्रिटिक है लॉरेंस एलोवे, वो इंग्लिश क्रिटिक थे. He was the first critic to consider mass-produced science systems as art. उन्होंने लिखा, अमेरिकन पॉप आर्ट को उन्होंने डिफेंड किया और उन्होंने मास कम्युनिकेशन की थियरीज को और सोशल बिहेवियर की थियरीज को आर्ट के पर्सपेक्टिव से डिफेंड किया. He said, as opposed to using purely formal material basis of analysis, Alloway had what he called an expansionist aesthetic
with a place for both abstract expressionism and Hollywood. He in fact curated an exhibition of films dealing with violence for the Museum of Modern Art. उन्होंने ये भी एक काम किया. Now what happened? Alloway extended his democratic understanding of art to his understanding of the role of the critique. When in Topics in American Art since 1945, he repudiated the tendency to view the reactions of art critics to work of art as sign of the real meaning and hence as more true than lay reactions. और इस तरह से जो एलोवे जो थे वो अमेरिकन आर्ट में जो टॉपिक्स थे उनका जो क्रिटिसिज्म था दैट वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ these role of art critics in the topics in American art since 1975. लेकिन इसके साथ ही इनफैक्ट आर्ट क्रिटिसिज्म उन्होंने क्या कहा, उनके जो रिएक्शंस थे वो क्या थे? He stated that in fact art criticism is not a model for the personal experience. आर्ट क्रिटिसिज्म किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है. For the personal experience of each spectator, art criticism is concerned with meaning. आर्ट क्रिटिसिज्म जो है वो मीनिंग से कंसर्न रखता है एट अ सोशल एंड एकेडमिक लेवल, सोशल और एकेडमिक लेवल पर, एज शेयरेबल कमेंट्री, एक शेयरेबल कमेंट्री की तरह से. एज सच इट डज नॉट प्रीएम्प्ट अदर रीडिंग्स, इट को एग्जिस्ट विद देम. वो पहली वाली रीडिंग्स को डिस्कार्ड नहीं करता बल्कि इट को एग्जिस्ट विद देम. इट सेज कि आर्ट क्रिटिसिज्म अलग अलग स्पेक्टेटर के व्यू से अलग अलग हो सकता है. This seems to deny that there is an essence or objective truth. और इस तरह से कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ आर्ट क्रिटिसिज्म का हो सकता है ऐसा कुछ लगता नहीं है. टू एनी ट्रूली प्रॉपर वे ऑफ प्रैक्टिसिंग. और फिर क्या आया? At the turn of the 21st century then, art criticism no longer adheres to one current fashionable approach. और इस तरह से 21st सेंचुरी में अब हमारे सामने बहुत सारे आर्ट मूवमेंट्स आ चुके हैं, पॉप आर्ट आ चुका है, इंस्टॉलेशन आ चुका है, फ्लक्स आ चुका है. तो अब हमारे सामने क्या आता है कि 21st आर्ट जो सेंचुरी है इसमें आर्ट क्रिटिसिज्म जो है इट इज नो लॉन्गर कोई एक फैशनेबल करंट है, मतलब कोई एक अप्रोच है या फिर कोई एक पर्सपेक्टिव है या कोई एक थॉट है या कोई एक ही तरीका है जिससे हम कर सकते हैं क्रिटिसिज्म. जबकि क्या है फैशन, यहाँ पर क्या है? इट नाउ कैन एवोक एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्मल, साइकोलॉजिकल, मॉरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल. पहले का जैसा नहीं है, एंशिएंट्स के जैसा नहीं है. और अभी जो आर्ट क्रिटिसिज्म है उसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो इवोक्ड है या सम्मिलित हैं? फॉर्मल है, साइकोलॉजिकल है, मॉरल है, सोशल है और स्पिरिचुअल. ये सारे ही एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं. The 21st century brings a variety of social, economic and technological changes that the ancients could not have anticipated, which no doubt will continue to inspire new methods of criticism. It is impossible in the new century to privilege one mode of criticism over the other. To do so is to turn it into a prejudice in favor of a particular kind of art. At the same time, it seems necessary for someone to show the rationale for all forms of criticism and their relationships with other and to integrate them into a grand systematic theory of critical practice. This daunting, perhaps impossible task is best left to the ideal जो ऑस्कर वाइल्ड हमारे सामने दे रहे हैं, द क्रिटिक एज आर्टिस्ट, द क्रिटिक हु रिगार्ड्स हिज क्राफ्ट एज द ग्रैंडेस्ट आर्ट ऑफ ऑल. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आर्ट क्रिटिसिज्म 21st सेंचुरी में पर्टिकुलरली एक किसी आर्ट अलग क्रिटिक का काम नहीं है, बल्कि जो आर्टिस्ट है वही अपने आर्ट वर्क को स्टैब्लिश करने के लिए ही इज द बेस्ट क्रिटिक ऑफ हिज आर्ट. तो इस तरह से आज हम लोगों का आर्ट क्रिटिसिज्म का वेस्टर्न जो एस्पेक्ट है वो खत्म हो गया. कोई डाउट है? नो मैम.
फिर कल करेंगे हम लोग इंडियन। यस मैम। ठीक है। जी मैम।